जी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म सीएचसी कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है वो DSSB टीजीटी पीजीटी को लेकर चल रही है और इसमें हम जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि हमारा सोल्ड पेपर होगा और हम इसको व्याख्या सहित देखेंगे, पर्सनों की व्याख्या को भी। यहाँ पर जो आज हम पेपर करने वाले हैं वो हमारा पेपर है टीजीटी का हिंदी फीमेल का पेपर है और ये पेपर हमारा 4 सितंबर 2021 का पेपर है, सेकंड शिफ्ट का। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। इसकी हम व्याख्या भी साथ में ही देखेंगे। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट होगी उसको देखते हुए चलेंगे, जो नहीं होगी उसको छोड़ देंगे। ठीक है, जो लगेगा कि भाई आप लोग इसको जानते हैं उसको छोड़ देंगे, जहाँ इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो हम बताते हुए चलेंगे आपको। और अगर आप हमारे क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ, नए स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही क्लास आता है वो आपके चैनल पर, आपके फ़ोन पर आ जाए और आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में ये हमारी क्लास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो वीडियो को सभी को लाइक करना है, थंब अप करना है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पर, मृगावती किसकी रचना है? मृगावती कुतुबन की रचना है। किसकी रचना है? कुतुबन की। मृगावती कुतुबन की रचना है। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि कुतुबन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे, जिन्होंने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की परंपरा में 1503 ईस्वी में मृगावती नामक प्रेमाख्यान काव्य की रचना की। आगे देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। कुतुबन कृत मृगावती में चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, जायसी के द्वारा कृत जो प्रमुख कृतियां हैं, जायसी की जो प्रमुख रचित कृतियां हैं वो देख लेते हैं। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा यहाँ पर दी गई है। आगे देखिए, खुसरो की प्रमुख रचनाएं हैं। खुसरो की प्रमुख रचनाएं पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि और विद्यापति की हैं। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, पुरुष परीक्षा, शैव सर्वसार। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख यहाँ पर धर्मवीर भारती जी का उपन्यास नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, ये धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हैं, लेकिन चारुचंद्र लेख नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्रवा, अनामदास का पोथा आदि जो उपन्यास है वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास है। गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ और समापन, ये धर्मवीर भारती जी के उपन्यास है। धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। अंधा युग भारती जी का प्रसिद्ध गीति नाट्य है। धर्मवीर भारती का जो अंधा युग है वो गीति नाट्य है। धर्मयुग इनकी पत्रिका के ये क्या थे? संपादक थे। और अंधा युग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1955 में हुआ था। आगे देखिएगा, ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी आदि भारती जी की प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शिव शंभू के चिट्ठे के निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर बालमुकुंद गुप्त हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, यहाँ देख लेते हैं व्याख्या। शिव शंभू के चिट्ठे निबंधकार बालमुकुंद गुप्त का है। बालमुकुंद गुप्त 1865 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहा है, यानी कि ये 1865 में इनका जन्म होता है बालमुकुंद जी का और 1907 में इनकी मृत्यु होती है। प्रसिद्ध निबंधकार और पत्रकार के रूप में रहे हैं। शिव शंभू के कल्पित नाम से गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके, जो इनका कल्पित नाम था शिव शंभू के चिट्ठे, इससे क्या करा, इन्होंने 8 चिट्ठे लिखे थे। लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके 8 चिट्ठे लिखे थे शिव शंभू के कल्पित नाम से। किसने लिखे थे? गुप्त जी ने लिखे थे। ये चिट्ठे 1904 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य भारत मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक
रचना काव्यांग प्रधान निबंध है जिसमें शासन की निरंकुशता तथा भारतीयों पर किए गए अत्याचार और अंग्रेजों की शोषण नीति पर तीखे प्रहार किए गए हैं। नेक्स्ट, बालमुकुंद गुप्त ने अखबारे चुनार, कोहिनूर और भारत मित्र आदि पत्रों का संपादन किया है। भारत मित्र हमने ऊपर देखा, अभी याद रखना है कि भारत मित्र, अखबारे चुनार, कोहिनूर, ये जो पत्रिका है ये किसकी है? बालमुकुंद गुप्त जी की हैं। केशवदास रीतिकालीन आचार्य हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ रामचंद्रिका, कविप्रिया, रतन भावनी है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें रामचंद्रिका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आचार्य चिंतामणि भी रीतिकालीन कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वे काव्य विवेक, कल्पतरु, छंद, विचार आदि हैं। नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित काव्य कृतियाँ प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, अग्निशय और कामिनी, द्रौपदी, प्यासा, निर्झर, उत्तरा और सुवर्णा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण है। दहेज प्रथा क्या है? अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण है। प्रेमचंद ने निम्न में से किस उपन्यास में इसका वर्णन किया है? तो निर्मला में। निर्मला में इसका वर्णन होता है। आगे देख लेते हैं प्रेमचंद जी के विषय में। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में होता है और 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका मूल नाम धनपत राय था तथा ये उर्दू में नवाब राय के नाम से उपनाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। नेक्स्ट इसमें है कि प्रेमाश्रम में किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार का चित्रण किया गया है। क्रमभूमि में क्या है? क्रमभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता तथा दलित किसानों के उत्थान की कथा है। क्रमभूमि में हिंदू मुस्लिम एकता और दलित किसानों के उत्थान की कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, आगे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन किया गया है? सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है। आगे की जो शरणदाता कहानी है वो सांप्रदायिकता विरोधी कहानी है और इनके विषय में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आगे कृत शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यों एवं घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए शरणागत की रक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव, मानवता की सेवा आदि का संदेश देने में पूर्णतः सफल है। आगे की प्रमुख जो कहानियां हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और अमरावली है। आगे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? तो इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है। बाबर की प्रशंसा इन्होंने की है। पद्मावत की जो विषय वस्तु है ये देख लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचनाओं के विषय में। पद्मावत एक प्रणय गाथा है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी हुई चौपाइयाँ वहाँ पर हैं। आखिरी कलाम में क्या है? प्रलय से संबंधित कथा तथा बाबर की प्रशंसा इसमें है। चित्ररेखा में लघु प्रेमाख्यान है चित्ररेखा। कहरनामा एक आध्यात्मिक विवाह की चर्चा इसमें की गई है। आध्यात्मिक विवाह की चर्चा कहरनामा में है। यह कहरवा शैली में भी लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों में से किसने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है? तो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक लिखा है। मोहन राकेश कृत प्रमुख जो नाटक है वो आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस हैं, आधे अधूरे हैं और पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए पैरों तले जमीन इनका अधूरा नाटक है। लहरों के राजहंस नाटक का कथानक अश्वघोष के महाकाव्य सोरानंद पर आधारित है। आधे अधूरे नाटक मध्यम वर्गीय जीवन की विडंबना को प्रस्तुत करता है। इसके पात्र हैं महेंद्रनाथ, सावित्री। इसके पात्र कौन हुए? महेंद्रनाथ, सावित्री। किसके पात्र हैं ये? आधे अधूरे नाटक के। आधे अधूरे नाटक है किसका? मोहन राकेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कविता संग्रह आगे का नहीं है?
तो कालजयी यहाँ पर आगे का कविता संग्रह नहीं है। कालजयी एक खंड काव्य है, भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है और भवानी प्रसाद मिश्र जी को सहजता का कवि भी कहा गया है। इनके प्रमुख काव्य कमल का फूल, वाणी की दीनता आदि हैं। आगे को नई कविता का जनक कहा जाता है। इन्हें तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा गया है। आगे के जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं बगनदूत, चिंता, इत्यालम, हरिघास पे क्षणभर, बावरा अयरी, इंद्रधनुष रोंदे हुए, अरियो करुणामयी प्रभा, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार आदि हैं। किसके हैं? अज्ञे जी के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 9, किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी है और 1973 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये पुरस्कार जो है वो निर्मल वर्मा जी को प्राप्त हुआ है। माया दर्पण पर जो फिल्म बनी 1973 में, उस पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार निर्मल वर्मा को मिला है। निर्मल वर्मा की जो प्रमुख कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे कायला पानी। और नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी को नई कहानी की पहली कृति माना है। नई कहानी की क्या माना है इन्होंने? पहली कृति माना है। किसको माना है भैया? परिंदे को माना है। ठीक है, किसने माना है? निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी को नामवर सिंह जी ने माना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। कौन सी कहानी संग्रह के लिए मिला? कव्वे और काला पानी के लिए। और क्या मिला इनको? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी के लिए? कव्वे और काला पानी। बार बार याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। निर्मल वर्मा का जो समय है वो 1929 से लेकर 2005 तक का है। नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार रहे हैं और 1999 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। 1999 में निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। यहाँ रहना मना है नाटक संग्रह किस रचनाकार का है? तो यहाँ रहना मना है ममता कालिया जी का नाटक संग्रह है। ममता कालिया का है। ममता कालिया के द्वारा रचित दो महत्वपूर्ण नाटक संग्रह हैं, यहाँ रहना मना है और आप ना बदलेंगे। आप ना बदलेंगे, यहाँ रहना मना है, आप ना बदलेंगे। ठीक है, वर्ष 1917 में ममता कालिया को अपना उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2017 में, वर्ष 2017 की बात हो रही है यहाँ पर। 2017 में ममता कालिया जी को अपने उपन्यास दुखम सुखम के लिए व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। और रामनरेश त्रिपाठी कृत नाटक हैं। कौन कौन से नाटक है भैया जो रामनरेश त्रिपाठी जी ने लिखे हैं? तो कन्या का तपोवन, पैसा परमेश्वर, वफाती चाचा, जयंत आदि। ये जो हैं इनके द्वारा लिखित, रामनरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिखित क्या है? नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। वृंदावन लाल वर्मा के प्रमुख नाटक हमें बताने हैं। तो राखी की लाज, फूलों की बोली और जहादार शाह, कश्मीर का कांटा, ये 5 नाटक दिए गए हैं, ये 4 इनके हैं। राखी की लाज, फूलों की बोली, जहादार शाह, कश्मीर का कांटा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? पुस्तक के रचयिता हमें बताने हैं। तो यहाँ पर जो पुस्तक के रचयिता होंगे वे रामनरेश त्रिपाठी जी होंगे। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देख लेते हैं। 30 दिन मालवीय जी के साथ लेखक के मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान इसमें किया गया है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक क्रियाकलापों के विषय में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अमृतलाल नागर के द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया कब आया था? 1981 में आया था। ये संस्मरण किसका है? अमृतलाल नागर जी का है। नेक्स्ट है इसमें हिंदी के प्रथम संस्मरण पदम सिंह शर्मा है। हिंदी के जो प्रथम संस्मरणकार माना जाता है पदम सिंह शर्मा जी को माना जाता है। पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित जो संस्मरण है वो पदम राग है, जो कि 1929 में आया था। प्रबंध मंजरी इनका है। प्रबंध मंजरी भी है। पदम राग और प्रबंध मंजरी इनका है। पदम राग 1929 में आया था और पदम सिंह शर्मा के द्वारा रचित पहला संस्मरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानिए। ठीक है, देख लीजिए। यहाँ पर अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट और चोरी की पकड़, कुल्ली भाट,
चोटी की पकड़, यहाँ पर इनके जो हैं अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़ इनके जो है उपन्यासों का सही क्रम है निराला जी के। निराला जी के जो अन्य उपन्यास है वो देख लेते हैं यहाँ पर। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, कुल्ली भाट, बल्लेसुर, बकरीवाहा, चोटी की पकड़, काले कारनामे। काले कारनामे यहाँ पर निराला जी का जो है अपूर्ण उपन्यास है। कुल्ली भाट और बल्लेसुर, बकरीवाहा की गणना संस्मरणात्मक उपन्यासों में की जाती है। और अप्सरा उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वो कनक है। प्रमुख पात्र इसके कनक है। किस रचनाकार, क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए, किस रचनाकार ने अपना प्रथम आलोचनात्मक लेख निराला जी की कविता लिखा जो कि चर्चित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुआ था? तो यहाँ पर देख लेते हैं, रामविलास शर्मा ने अपना जो पहला लेख लिखा, आलोचनात्मक लेख लिखा निराला जी की कविता, वो रामविलास शर्मा जी हैं, उन्हीं का लेख था निराला जी की कविता जो कि चांद पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। रामविलास शर्मा के द्वारा जो लिखित अन्य आलोचनात्मक कृतियां हैं वे भी देख लेते हैं। प्रेमचंद, भारतेंदु, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, इनके द्वारा लिखित ये आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर है, समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? समुद्र संतरण कहानी के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी समुद्र संतरण कहानी के रचयिता हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कहानी संग्रह छाया 1912 की रचना है। प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल 1936 की रचना है। अगला पॉइंट है इसी में, चर्चित कहानियाँ पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, पुरस्कार और विसाती आदि इनकी प्रमुख कहानियां हैं। जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रमुख कहानी है जो कि 1911 में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इंदु पत्रिका में प्रकाशित कहानी ग्राम जो कि 1911 की रचना है, किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, प्रसाद जी की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। छाया 1912 जो कि प्रसाद जी की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी है। प्रसाद जी की पहली कहानी तो है ही, लेकिन 1912 में प्रसाद जी की जो पहली कहानी माना गया, छाया को माना गया, वो प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह भी है। और अगला पॉइंट है, यशपाल जी के द्वारा चर्चित जो कहानियाँ हैं वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिषिप्त फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक आदि। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियाँ फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात और दो चिड़िया। कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। कहानी का उद्भव कैसे माना जाता है? द्विवेदी युग से माना जाता है। और द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो एमपीडी के नाम पर पड़ा था, जो कि हमारे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे, एमपीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15, सिपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? सिपालगंज जो है राग दरबारी से संबंधित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी देखते हुए चलिए कि श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को जो संयुक्त रूप से यहाँ पर बताया गया कि श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत जी को 2009 में संयुक्त रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उनके साहित्य पर संयुक्त रूप से दिया गया था, 2009 में दिया गया था श्रीलाल शुक्ल जी को और अमरकांत जी को उनके साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार। अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद कौन से रचनाकार पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? कौन से रचनाकार हैं जो पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे? वे हैं प्रेमचंद जी। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद प्रेमचंद जी पूरी तरह से साहित्य सर्जन में लग गए थे। और 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से प्रेमचंद जी ने 30 जून को त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया और मर्यादा माधुरी पत्रिका में वे संपादक का कार्य करते रहे। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रेमचंद जी के विषय में नहीं है?
तो आप यहाँ पर सारे ऑप्शन पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं है इनके विषय में, उन्होंने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया था, ये गलत है। और प्रेमचंद जी ने संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया, यह कथन उनके विषय में गलत है। प्रेमचंद जी ने जो उपन्यास है, उपन्यास को जनजीवन से जोड़ा है और उन्होंने राष्ट्रीयता का समर्थन किया है। प्रेमचंद जी ने अपनी रचनाओं में किसानों और श्रमिक वर्ग की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी में आए, अतः उनकी भाषा में उर्दू की चुस्त लोकोक्तियाँ और मुहावरों के साथ साथ भाषा सहजता, सरल प्रवाह, मुहावरेदार प्रभाव शैली है। क्वेश्चन नंबर 18, जीवन काल की दृष्टि से निम्नलिखित नाटककारों का सही क्रम बताइए। जो नाटककार हैं भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, मीराकांत, तो इनका सही क्रम यही होगा, भुवनेश्वर, मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और मीराकांत। नेक्स्ट देखते हैं, भुवनेश्वर का जो टाइम है वो है 1910 और इनका स्थान शाहजहाँपुर। मोहन राकेश का टाइम 1925 अमृतसर। और सुरेंद्र वर्मा जो है वो 1941 के हैं, झांसी इनका जन्म स्थान है। मीराकांत 1958 और श्रीनगर इनका जन्म स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। सोया हुआ जल जो है एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी है। और ये जो है सोया हुआ जल एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का उपन्यास है सोया हुआ जल। किसका है भाई सोया हुआ जल? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। पागल कुत्तों का मसीहा भी इन्हीं का है, सर्वेश्वर दयाल जी का। और सूने चौखट भी सक्सेना साहब का ही है। पागल कुत्ते के मसीहा उपन्यास में कुत्तों के प्रतीक में रूढ़ जीवन मूल्यों का चित्रण किया गया है। कुत्तों का प्रतीक किसे माना गया है? रूढ़ जीवन के मूल्यों को। सूने चौखट उपन्यास में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। सूने चौखट में बालक के स्वभाव का चित्रण किया गया है। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कवि और उपन्यासकार दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चंद्र सुधा पम्मी धर्मवीर भारती जी के किस उपन्यास के पात्र हैं? गुनाहों का देवता के पात्र हैं। चंद्र सुधा और पम्मी गुनाहों का देवता के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा का कवि नहीं है? कृष्ण भक्ति शाखा का जो कवि नहीं है वो कबीरदास जी हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है कबीरदास जी। कबीरदास जी संत काव्यधारा के, कबीरदास जी जो हैं वे संत काव्यधारा के या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी ही रहे हैं। इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। हिंदी भक्ति काव्य का जो प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माना गया है वो कबीरदास जी को माना गया है। कबीरदास जी को माना जाता है। आगे देखिए, कबीरदास जी की वाणी के संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई ये सभी सगुण काव्यधारा के कवि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर और तीसरा रूप सांकेतिक भाषा के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा। ये आप जानते ही हैं, ये 5th क्लास से भी मतलब 3rd से ही स्टार्ट हो जाता है, सेम वही चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 23, तंचित उर्मन राजा कीना, पहले भी आया है। तंचित उर्मन राजा कीना हिय सिंहल बुद्धि पद्मनि दीना, पंक्तियाँ किससे ली गई है? पद्मावत से ली गई है। पहले भी हम आपको करा चुके हैं ये, आप ये देख लीजिए। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जायसी कृत जो पद्मावत है उसमें 57 खंड है और इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी कृत पद्मावत में 57 खंड है और उत्प्रेक्षा इनका प्रमुख अलंकार है। उत्प्रेक्षा क्या है? इनका प्रमुख अलंकार है। जायसी सूफी फ़कीर और शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। जायसी जो है वे सूफी फ़कीर थे और शेख मोइनुद्दीन के शिष्य थे। शेर शाह के समकालीन थे। उत्तर प्रदेश के अमेठी
शीर्षक अमेठी, अमेठी जो नाटक है, अमेठी के नाटक जायस नामक, यानी कि उत्तर प्रदेश के अमेठी में जायक नामक स्थान के निवासी थे और यही कारण है कि जायसी इनका नाम जायसी पड़ा। जायस नगर के होने के कारण इन्हें क्या कहा गया, जायसी कहा गया है। पद्मावत की जो भाषा है वो अवधी मानी जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी 3 ग्रंथों पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम रचित जो 3 ग्रंथ हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जायसी जी के द्वारा 3 प्रमुख रचे हुए ग्रंथ हैं। एक है पद्मावत, दूसरा अखरावट और तीसरा आखिरी कलाम। इसका उन्होंने उल्लेख किया है। वे फिर बीजक के बारे में कहते हैं कि बीजक जो है कबीरदास की वाणियों का संग्रह है। कविवर बिहारी कृत बिहारी सतसई है और सीतायन मैथिली भाषा के विख्यात साहित्यकार वैद्यनाथ मिश्र की रचना है। वैद्यनाथ मल्लिक विधु के द्वारा रचित एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य का नाम है सीतायन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? यह जो प्रकृति चित्रण है वो प्रिय प्रवास से किया गया है। प्रिय प्रवास रचना किसकी है? हरिओद जी की रचना है। तो यहाँ देख लेते हैं अयोध्या सिंह हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इनका पूरा नाम है और हरिओद के नाम से भी इन्हें जानते हैं, ये उपाधि है इनकी। ने 3 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक प्रिय प्रवास, दूसरा पारिजात लिखा है और तीसरा वैदेही वनवास लिखा है। ये क्या है? इनके प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य के नाम से जानते हैं इनको। प्रिय प्रवास का जो टाइम पीरियड है वो 1914 है, पारिजात का 1937 और वैदेही वनवास का 1940 माना जाता है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रिय प्रवास का जो पहले नाम था वो था ब्रजांगना विलाप, प्रिय प्रवास बाद में किया गया और यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्णवृत्त पर आधारित है। वर्णवृत्तों पर क्या है? आधारित है। हरिओद कवि सम्राट तथा कवि प्रिय पर, हरिओद को कवि सम्राट और कवि प्रिय पर क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। हरिओद को कवि सम्राट पर और प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन इन्होंने कहा कि सही नहीं है? वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे, ये सही नहीं है क्योंकि बालकृष्ण शर्मा जी छायावाद के प्रतिनिधि कवि नहीं थे। ठीक है, तो इनके विषय में भी थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। छायावादी युग के कवि नहीं थे, उसकी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि थे। बालकृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे और इनका जो प्रथम काव्य संग्रह है कुमकुम, इनका पहला काव्य संग्रह बालकृष्ण शर्मा नवीन जी का क्या है? कुमकुम है। शर्मा जी की प्रमुख कविताएं रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विस्पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला है। नवीन जी की कविताओं में भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोही स्वर की प्रमुखता से आया है। यानी कि नवीन जी की कविताओं में क्या आया है? भक्ति भावना, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोहीता का जो स्वर है, विद्रोही का स्वर जो है वो प्रमुखता से आया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, अति सुधो स्नेह को मार्ग है किस कवि की पंक्ति है? अति सुधो स्नेह को मार्ग है, ये घनानंद जी की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट इसमें घनानंद के विषय में देख लेते हैं। घनानंद हिंदी साहित्य के रीतिकालीन रीतिमुक्त काव्यधारा के रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि है। घनानंद को रीतिकाल का साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है और ये दिल्ली के मुगल शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। किसके मीर मुंशी थे भाई? मुगल शाह रंगीला के मीर मुंशी थे। तो यहाँ कहते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियाँ सुजान सागर, विरह विलास, कोकसार, रसकेली वल्ली, कृपा कंद, इश्कलता। ठीक है, इश्कलता इनकी आर्थिक आदि जो कृति है इश्कलता है, यानी कि और भी 1-2 कृतियाँ बचती हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की व्याख्या कृति है?
एक सेकेंड रुकिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की व्याख्या कीर्ति है? व्याख्या कीर्ति है सुदामा चरित्र। नरोत्तम दास जी का जो जन्म है वो सीतापुर जिले के वाड़ी नामक कस्बे में हुआ था। वाड़ी नामक क्या है? कस्बा, वहाँ पर सीतापुर जिले में वहाँ हुआ था। नरोत्तम दास जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और विचारमाला। नरोत्तम दास की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कि किस रचनाकार के बचपन का नाम राम बोला था? ये तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था। तुलसीदास जी के जो पिता थे, इनके विषय में और भी देख लेते हैं कुछ पॉइंट। इनका जो जन्म है वो 1532 ईस्वी में होता है तुलसीदास जी का, और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसी देवी और पत्नी का नाम रत्नावली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या मानते हैं? स्मार्त वैष्णव मानते हैं। और आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नाभादास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा गया। ठीक है, नाभादास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है तथा अमृतलाल नागर ने मानस हंस कहा है। मानस का हंस कहा है। अमृतलाल नागर ने, नाभादास ने तुलसीदास को क्या कहा? कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। ठीक है, याद रखिएगा पॉइंट कि नाभादास जी तुलसीदास जी को क्या कहते हैं? कलिकाल का वाल्मीकि कहते हैं। और ऐसे ही अमृतलाल नागर जी तुलसीदास जी को मानस का हंस कहते हैं। और आगे जो पॉइंट है वो भी देखिए, तुलसीदास जी आचार्य रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और वैष्णववाद में से प्रभावित हैं। इनकी भक्ति भावना दास्य भाव की थी। तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर इसको, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का जो प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कितना है। तो ये जो प्रतिशत है हमारा 73% है। इसमें कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों के द्वारा यानी कि 45% के द्वारा भारोपीय जो भाषा है वो बोली जाती है। 45% किसका प्रतिशत है? विश्व जनसंख्या का। और भारत का अगर प्रतिशत देखा जाए ये भारोपीय परिवार की बोलने वाली भाषाओं का, तो ये 73% है। आगे देखिए यहाँ पर, भारोपीय भाषा परिवार भाषा का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मनी, नेपाली आदि भाषाएं इसी समूह से संबंधित है। नेक्स्ट, भारोपीय परिवार में इंडो जर्मनिक आर्य परिवार भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। जो भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक के नाम से, आर्य परिवार के नाम से, भारत हित्ती के नाम से, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। और भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार की कितनी शाखाएं भाई? 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम यानी कि शतम और केंतुम 2 वर्णों में रखा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रमुख भाषा परिवारों की जो संख्या है वो 18 है। भाषा परिवारों की संख्या 18 है, जो कि 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। 4 भौगोलिक क्षेत्रों में आते हैं। 18 संख्या है भाषा परिवारों की, 18, और 10 परिवार की, ये भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ। रात के उर में दिवस की चाह का सर हूँ पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा जी की हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणिनि इन्हें कहा जाता है। महादेवी वर्मा की जो काव्य कृतियाँ हैं वे हैं निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा आदि। आगे देखिए, यामा पर महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए मिला? तो ये मिला है यामा के लिए। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी काव्यकृति के रूप में स्वीकार किया गया है। महादेवी वर्मा को सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल
महादेवी वर्मा का सर्वाधिक प्रिय जो प्रतीक है वो दीपक और बादल है, दीपक और बादल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, तो वो भाषा पानी की धारा है, ऐसे बोला जाएगा। सेंटेंस बनेगा कि भाषा जो है वो पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। भाषा शब्द जो है वो भास धातु से बना है, संस्कृत की भास धातु से, और भास का अर्थ होता है भास का क्या अर्थ होता है? भाष्य, वक्त्या, वाची, या अर्थात व्यक्तवाणी बोलना, इसको हम कहते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। कामता प्रसाद गुरुजी क्या कहते हैं? ये डेफिनेशन आ जाती है कई बार, किसकी है? तो कामता प्रसाद गुरुजी कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को आप स्पष्टतया समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो होती है भाषा। बाबू तोताराम सक्सेना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सारी। बाबू तोताराम सक्सेना कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर क्या करता है? मनुष्य परस्पर, इंपॉर्टेंट है, विचार विनिमय करता है, उसे समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समष्ट रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की विशेषताएं: भाषा सतत प्रवाह में ही सहज और नैसर्गिक होती है और अर्जित संपत्ति है। विचार परिवर्तनशील हैं। भाषा अनुकरण से सीखी जाती है और प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ये भाषा की विशेषताएं हैं। कितनी सारी विशेषताएं हैं ये हमें याद रखनी होती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी नहीं है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप इनको नोटिस कर लीजिए। भाषा जो है वो सतत प्रवाहमान है, सहज और नैसर्गिक होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा परिवर्तनशील है। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाषा पैतृक संपत्ति है, तो वो पैतृक नहीं होती, वो अर्जित संपत्ति होती है। भाषा परिवर्तनशील है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? मैथिली शरण गुप्त जी का जो कृष्ण काव्य है वो द्वापर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त जी का कृष्ण काव्य द्वापर है और द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने भगवान कृष्ण के चरित्र उद्घाटन के द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया है। मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964 तक के युग को आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया गया है। इनका जो टाइम है मैथिली शरण गुप्त जी का वो 1886 से 1964 तक का टाइम है। द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने क्या किया था? कृष्ण भगवान के चरित्र उद्घाटन की मानवता का आदर्श उपस्थित किया था। नेक्स्ट पॉइंट, मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां रंग में भंग, जयद्रथवध, भारत भारती, झनकार, यशोधरा, जय भारत, विष्णुप्रिया और पंचवटी आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत भारती लेखन पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी है। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी है भारत भारती के लेखन पर। ठीक है, किसको दी है? मैथिली शरण गुप्त जी को। भारत भारती के उसमें इन्हें राष्ट्रकवि कहा गया। साकेत जो है अगला पॉइंट, साकेत 1931 पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास मैथिली शरण गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के जो प्रवर्तक हैं वो बताने हैं यहाँ पर। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा हमारा वल्लभाचार्य जी होगा, और इनके विषय में देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी थे। पुष्टि मार्ग भक्ति में पुष्टि और भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक वल्लभाचार्य जी। रामावत संप्रदाय के प्रतिपादक जो है वो रामानंद है। स्मार्त संप्रदाय के प्रतिपादक और अद्वैत के प्रतिपादक जो है संस्थापक वो शंकराचार्य जी हैं। विशिष्ट अद्वैतवाद के जो संस्थापक हैं वो रामानुजाचार्य जी को माना जाता है। रामानुजाचार्य को माना जाता है विशिष्ट अद्वैतवाद का संस्थापक। स्मार्त और अद्वैत का माना जाता है शंकराचार्य जी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का कवि नहीं था? तो यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा का जो कवि नहीं थी वो मीरा थी, क्योंकि मीरा जो है वो कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण जी की भक्त थी।
ठीक है। और यहाँ निर्गुण की बात हो रही है, संत और सूफियों की बात हो रही है। ठीक है, ये सगुण भक्ति के अंतर्गत आती थी। मीराबाई निर्गुण भक्ति काव्यधारा की कवित्री नहीं थी। देखिए कवित्री यहाँ लिखा है, देखिएगा कैसे बनेगा। ये शुद्ध शब्द में आता है, शुद्ध अशुद्ध ध्वनियाँ जो वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मेरा क्लास डला हुआ है यूट्यूब पर, आप उसकी प्लेलिस्ट भी है, और आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट उसमें वर्ड्स हैं जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिए मीराबाई के लिए, मीराबाई सगुण भक्ति काव्यधारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रियतम तथा पति के रूप में की है। और मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। जायसी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के सूफी मार्गी शाखा के कवि हैं। जायसी जो है भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के सूफी मार्गी शाखा के कवि हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। गुरु नानक देव और कबीर काव्यधारा के संत काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है? तो पृथ्वीकल्प मिश्र बंधु जी की रचना नहीं है, ये राइट आंसर होगा हमारा। बूंदीवारे, पुष्पांजलि, भारत विनय, ये तो होंगी। बूंदीवारे, पुष्पांजलि और भारत विनय मिश्र बंधु जी की रचनाएं हैं, बाकी पृथ्वीकल्प नहीं है। नहीं में क्वेश्चन किया गया था। कई बार क्या होता है कि नहीं, लोग बच्चे पढ़ते नहीं हैं और पहला ही ऑप्शन दिखा तो देखते हैं कि हाँ मिश्र बंधु जी की है और राइट कर देते हैं, उसको बाद में देखते हैं कि नहीं लिखा था, हमें ये नहीं लगाना था। ठीक है, चलिए आगे इनके विषय में देख लेते हैं कुछ। पृथ्वीकल्प के रचनाकार जो हैं वो गिरजा कुमार माथुर जी हैं। पृथ्वीकल्प किसकी रचना होगी? गिरजा कुमार माथुर की होगी। मजीर, नास, निर्माण, धूप के धान, शिला, पंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। गिरजा कुमार माथुर क्या है? तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। भारत विनय पद, बूंदी वारी पद, पुष्पांजलि गद और नेत्रो मिलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। मिश्र बंधु भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, 3 भाई थे और इनका क्या क्या नाम था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मिश्र बंधु इनमें से कौन नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे देखते हैं। इसी में हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचन की दृष्टि से इनकी रचनाएं हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। यह 5000 के लगभग इसमें कवियों का उल्लेख और परिचय किया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36, ज्योतिष ग्रंथ खेत कौतुकम के रचयिता कौन है? खेत कौतुकम जो है वो रहीमदास जी की रचना है। रहीमदास का मूल नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और रहीमदास ने संस्कृत, फारसी, हिंदी मिश्रित भाषा में खेत कौतुकम जातकम नाटक नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की है। अगला पॉइंट है रहीमदास जी की प्रमुख रचनाएं। रहीमदास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वे हैं दोहावली, नगर शोभा, श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक, बरवई नायिका भेद। बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, बरवई नायिका भेद अवधी भाषा में लिखा गया प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ है और इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देखते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। उदय प्रकाश ने कहा है, और उदय प्रकाश एक कहानीकार है, इन्होंने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा है। नेक्स्ट है, भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं को क्या कहा? गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, खुशबू के शिलालेख, मानसरोवर आदि हैं। ये कहानी संग्रह है। और मानसरोवर दिन यहाँ पर है, और मानसरोवर किसका है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है। बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भवानी प्रसाद मिश्र को
1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था बुनी हुई रस्सी के लिए। बुनी हुई रस्सी किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना ब्रजभाषा में है? रसक्लस ब्रजभाषा की रचना है। रसक्लस, एक सेकेंड, रसक्लस किस भाषा की रचना है? तो रसक्लस यहाँ पर ब्रजभाषा की रचना है। ठीक है, ब्रजभाषा की रचना है। रसक्लस के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल इनके प्रमुख उपन्यास हैं। हरिओद के ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल क्या है? उपन्यास लिखे हैं हरिओद जी ने। हरिओद कृत चुभते चोपते और बोलचाल तथा मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद कृत चुभते चोपते और बोलचाल को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद जी की प्रमुख कृति जो है वो प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 में जिसकी रचना हुई। पारिजात जो 1937 की रचना है। वैदेही वनवास 1940 की। कृष्ण शतक 1882 की है। रसिक रहस्य 1899 की। पद पर सुन, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि इनकी रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में सही विकल्प है? सही विकल्प है ये हमें बताना है। चारों विकल्प ये रहे आपके। और इसमें जो खड़ी बोली का परिष्कार इन्होंने किया, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी खड़ी बोली का, इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का क्या किया? परिष्कार किया है। आगे देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वो 1864 में होता है और 1938 तक ये रहते हैं। इनका जन्म रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी ने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक और अनुदित नाटकों की जो संख्या है वो लगभग 80 है। नेक्स्ट पॉइंट, द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह है काव्य मंजूषा, सुमन 1923 ईस्वी, कन्याकुंज अबला विलाप, कन्याकुंज अबला विलाप, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। सर्गो नरक ठेकना नाही द्विवेदी जी की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। सर्गो नरक ठेकना नाही, सर्गो नरक ठेकना नाही इनकी क्या है? प्रसिद्ध आलोचनात्मक कृति है। क्वेश्चन नंबर 40, महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? तो ये बताना है। निम्बार्क संप्रदाय की रचना है महावाणी। महावाणी के रचनाकार हरि व्यासदेव हैं, जो कि निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। हरि व्यासदेव महावाणी के रचनाकार हैं और ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, हरि व्यासदेव के गुरु का नाम श्री भट्ट है। श्री भट्ट को निम्बार्क संप्रदाय में हितु सखी के अवतार माना जाता है। हितु सखी का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, परशुराम देवगुरु का जो नाम है वो हरिव्यास देव था। परशुराम देवगुरु का नाम क्या था? परशुराम देव के गुरु का नाम था हरिव्यास देव। और परशुराम देव ने निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को राजस्थान के सलेमाबाद में स्थापित किया। निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्काचार्य थे। विष्णु के स्थान पर कृष्ण के सगुण रूप का सर्वप्रथम प्रतिपादन निम्बार्काचार्य ने किया था। अष्टछाप की रचना 1565 में हुई और किसने की? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की। अष्टछाप की रचना 1565 में गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने की। गोंडी संप्रदाय के प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में। ठीक है, यहाँ कहाँ पर की थी? हित हरिवंश ने वृंदावन में की थी। आचार्य हित हरिवंश जी ने 1534 में की थी और राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना वृंदावन में हित हरिवंश जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 देख लीजिए। निम्नलिखित में से इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन ही रखेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको 2 से 3 घंटे के बाद ही अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि 3 बजे ये वीडियो हमारा आपको मिलता है तो सेकंड जो पार्ट होगा वो आपको 6 बजे मिल जाएगा। ठीक है, और 6 बजे एक और क्लास हो जाएगी हमारी आपकी।
तो उसको भी आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर एक ही साथ में आपको 100 क्वेश्चन कराती हूँ तो आप नहीं कर पाएंगे। व्याख्या के साथ है, हो भी जाते अगर मैं आपको व्याख्या नहीं कराती। व्याख्या के साथ है तो इस वजह से थोड़ा लंबा क्लास हो रहा है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ वाला विकल्प है। कटक और कटु। कटक का अर्थ होता है सेना, कटक का अर्थ होता है सेना और कटुक का अर्थ होता है कड़वा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा हमारी हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और आर्टिकल 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के 17 भाग में, जो भारतीय संविधान है उसके 17वें भाग में आर्टिकल 343 से लेकर 341 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन आज वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया था और इस आयोग में 21 सदस्य थे। ठीक है, ये याद रखना है। बीजी खेर की अध्यक्षता में एक राजभाषा आयोग बना था। कब बना भाई? 1955 में बना था। किसने बनाया? राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने बनाया, राजभाषा आयोग का गठन किया। और इस आयोग में कितने सदस्य थे? 21। इसके 21 मेंबर थे। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, शैली से, किस शैली से डैश लगा हुआ है? तो पूछा गया है कि किस शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है? तो उत्तरी शैली से हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं से 5वीं सदी में गुप्त लिपि का और गुप्त लिपि से कुटिल लिपि का विकास होता है। कुटिल लिपि 19वीं सदी में जब आती है तो इसके 2 भाग होते हैं। एक प्राचीन रूप होता है इसका, ठीक है, और नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ और इसमें जो है हमारा प्राचीन कहते हैं इसको, ठीक है, जिसे हम प्राचीन कहते हैं, वो कुटिल लिपि से आई है। और कुटिल किससे आई है? गुप्त से। गुप्त आई है हमारी ब्राह्मी से। तो आंसर क्या होगा यहाँ? उत्तर आएगा हमारा, उत्तरी शैली। चलिएगा, देवनागरी लिपि के विषय में अनेक मत हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रसिद्ध बोध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नागरी लिपि से नागरी नामकरण हुआ और नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम इसका पड़ा है। पाटलिपुत्र को नगर के चंद्रगुप्त और देव कहने के कारण देवनागरी का नामकरण किया गया। देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा भट्ट 7वीं और 8वीं सदी में, राजा भट्ट जो है 7वीं 8वीं सदी के थे, उन्होंने उनके एक शिलालेख में हुआ है। देवनागरी लिपि अक्षरिक है, यानी कि अक्षर इसमें बनते हैं, ये चित्रात्मक नहीं है। इससे पहले क्या था? चित्रात्मक लिपि थी। मुल्ला दाऊद, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44, मुल्ला दाऊद 1370 ईस्वी की अवधी भाषा की पहली कृति कौन सी है? मुल्ला दाऊद 1370 की इनकी पूछी है कि कौन सी कृति मानी जाती है जो कि अवधी भाषा की पहली कृति है? वो है चंदायन, जिसे हम लोर कथा के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। चंदायन है और इसका एक नाम लोर कहा या फिर लोर कथा भी है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा मुल्ला दाऊद को सूफी तथा प्रेमाख्यान शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या फिर लोर कथा के नाम से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कुतुबन मर्गावती और सूफी या प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि मानते हैं। किसको मानते हैं? कुतुबन को मानते हैं। शुक्ल जी कुतुबन को मानते हैं और रामकुमार वर्मा जी जो है वो मुल्ला दाऊद को मानते हैं, ठीक है। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन के नायक और नायिका लोर तथा लोरिक, लोर यानी कि जिसको हम लोरिक के नाम से भी जानते हैं, और चंदा है। नायिका का नाम चंदा है और नायक का नाम लोर है। चंदायन में प्रयुक्त भाषा अवधी तथा प्रयुक्त छंद दोहा चौपाई है। पथिक के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। यशोधरा के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं। वीरांगना उपन्यास के रचनाकार रामनरेश त्रिपाठी हैं। वीरांगना कविता
कि रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45, भाषा डैश पर आधारित है, किस पर आधारित है, भाषा किस पर आधारित है, तो यहाँ भाषा जो है वो वाक्य पर आधारित है। भाषा के प्रमुख 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। तो इन चारों में यहाँ पर जो वाक्य दिया गया है हम यहाँ वाक्य ही लगाएंगे, ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ। ये 4 तत्व होते हैं, भाषा के 4 अंग माने गए हैं। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की जो लघुत्तम इकाई है वो ध्वनि है। सार्थक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शब्द होती हैं, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के रूप में आती हैं। और भाषा की व्याकरणिक योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई को हम पद कहते हैं या फिर रूप भी कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। भाषा की जो सार्थक इकाई है उसको वाक्य कहते हैं। व्याकरणिक योग्यता को पद या फिर रूप, और लघुत्तम इकाई को शब्द, और सार्थक लघुत्तम इकाई को शब्द, और लघुत्तम इकाई को ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है और भाषा विकास के प्रमुख 4 क्रम से हैं। 4 चरण होते हैं, आंगिक, वाचिक, लिखित और यांत्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 46, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। और देवनागरी की लिपि क्या है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है। किसकी लिपि है देवनागरी, हिंदी भाषा की। ठीक है, और इसको लिखते कैसे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, इसके पॉइंट देख लेते हैं। लिपि या फिर लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा की लिखावट का ढंग। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि है। और लिपि और भाषा 2 अलग अलग चीज़ें होती हैं। किसी एक भाषा को उसकी सामान्य लिपि में से दूसरे में लिखना इस तरह के विकसित अनुवाद ना हुआ हो, इस तरह का वास्तविक अनुवाद ना हुआ हो तो इसे लिप्यांतरण भी कहते हैं। भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं। कैसी हैं भाई, भारत की सारी लिपियां अक्षरात्मक हैं और रोमन लिपि वर्णनात्मक है। प्राचीन समय में भारत में 3 लिपियां प्रचलित थी, एक सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि और तीसरा था ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। जो ब्राह्मी लिपि की उत्तर शैली थी जिसको हमने अभी ऊपर पढ़ा है, उसी से क्या हुआ कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। बोलियां, भाषा की वह बोली जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग में लाई जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। उपभाषा किसको बोलते हैं, उपभाषा किसी भाषा के क्षेत्रीय प्रकार को कहा जाता है, जैसे कि छत्तीसगढ़ी, हरियाणवी, मारवाड़ी, खड़ी बोली या फिर आपकी खड़ी बोली, अवधी, बुंदेली, ब्रज, ये क्या है, हमारी उपबोलियाँ हैं, उपभाषाएँ हैं। और ये हिंदी की कुछ क्षेत्रीय बोलियाँ हैं। ठीक है, ये आती हैं हिंदी में 18 बोलियाँ। यहाँ पर देखिए, विभाषा क्या होता है, विभाषा में कम साहित्य पाया जाता है और विभाषा जो है वो प्रांत विशेष तक ही सीमित रह जाती है। क्वेश्चन नंबर 47, मूल भाषा का यह भेद है, मूल भाषा का यह भेद है डैश आधारित। मूल भाषा का यह भेद डैश आधारित है, किस पर आधारित है, इतिहास पर आधारित है। मूल भाषा का यह भेद इतिहास पर आधारित है, 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और भारतीय आर्य भाषा को कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो कि 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्य भारतीय आर्य भाषा का काल जो कि 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल में 2 भाषाएं थी, एक वैदिक और दूसरी लौकिक। मूल रूप से वेदों की रचना जिस भाषा में हुई है उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। रामायण, महाभारत की रचना जिस भाषा में हुई है उसे लौकिक संस्कृत कहा जाता है। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं विकसित हुई, एक पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 1200 ईस्वी तक हुआ, यद्यपि इसका काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के विकास अपभ्रंश से हुआ है, अतः हिंदी भाषा का जो विकास है वो अपभ्रंश से ही हुआ है। अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश है। हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है, ये विकास क्रम पूछा जाता है कई बार।
ये हमें याद रखना है। अभी तक जितनी बातें हुई हैं उसमें ये वाली चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाषा का विकास क्रम पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो हिंदी का अगर विकास पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हमारा अपभ्रंश से होता है। ठीक है, जननी इनकी संस्कृत है, अगर जननी पूछा जाए तो संस्कृत ही आएगा, लेकिन अगर विकास पूछा जाता है तो अपभ्रंश से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 हम देखते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। हरीश का दिया है, हरिधन ईस होता है, जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो वहाँ पर दीर्घ ई हो जाता है। आप मात्रा देखकर भी पहचान सकते हैं। अगर आपने मेरा संधि का वीडियो देखा होगा तो आप इसकी एक मात्रा से ही पहचान लेंगे। शॉर्ट वीडियो भी है और एक वीडियो और उससे 2-3 मिनट का ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर नहीं आपने देखा हो तो अभी आप जाइए चैनल पर और प्लेलिस्ट बनी हुई है व्याकरण की, उसी में वो वीडियो है। ठीक है, उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 आता है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि वर्णनात्मक है। तो अक्षरात्मक तो हमारी देवनागरी लिपि है, अभी हमने ऊपर ही किया है ये क्वेश्चन, वहीं से लिया गया है। ये देख लीजिए कि चित्रात्मक लिपि आती है, फिर प्रतीक लिपि आती है, फिर भाष्य लिपि और फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को 2 भागों में बांट दिया, एक अक्षरात्मक में और दूसरा वर्णनात्मक में। भारत की सभी लिपियाँ अक्षरात्मक है और रोमन लिपि जो है वो वर्णनात्मक है। ठीक है, देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चारित होते हैं। प्रत्येक अक्षर क्या होते हैं? उच्चारित होते हैं। देवनागरी की वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। ये पूछ लिया जाता है कि इसकी वर्णक्रम कैसा है, इसका वैज्ञानिक बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसका हम एक सेकंड पार्ट और लेकर आएंगे जिसमें 51 to 100 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि 1 आवर के करीब ये भी क्लास हो गया हमारा, फिर ज़्यादा लंबा हो जाता है तो इतना ही इसको रखेंगे। चलिएगा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों का एकार्थी शब्द है। जीवन का बीता हुआ भाग, इसको बोलते हैं अवस्था। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अवस्था बोलते हैं। जीवन के बीते हुए भाग को हम अवस्था कहते हैं। अवस्था यहाँ हमारा सही आंसर होगा। कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में लिख के। कोई और वीडियो आप चाहते हैं, किसी और के टॉपिक पर आप कोई क्लास चाहते हैं, वो भी बताइएगा। और अगर अच्छा लगा है तो थंब अप ज़रूर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में भी ये चीज़ें शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको 2 से 3 घंटे बाद, यानी कि 3 बजे अब हमारा ये क्लास आया है। आप इसको पढ़िए तब तक, फिर ब्रेक लीजिए। 6 बजे एक और क्लास आपको मिलेगा, इसी का पार्ट 2। और ये भी आप बताइएगा कि व्याख्या के साथ आपको पढ़ना है कमेंट बॉक्स में लिख के, या आपको विदाउट व्याख्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ही चाहते हैं तो ये तो बहुत जल्दी एक ही क्लास में कवर हो जाएंगे 100 क्वेश्चन, लेकिन जब व्याख्या हम लोग करते हैं तो व्याख्या में कुछ समय लग जाता है। ठीक है, एक्सप्लेन होता है पूरा। तो चलिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।